नमस्कार और स्वागत है। कभी ये सोचा है कि हम सब अपने परिवार जैसे तो दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनसे एकदम अलग, अपने आप में बिल्कुल यूनिक होते हैं। आज हम आनुवंशिकता की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आखिर पहुंचते कैसे हैं। ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। किसी को अपनी माँ की आंखें मिलती हैं तो किसी को अपने पिता की नाक। पर हम इन सबका एक ऐसा मिक्सचर होते हैं जो पहले कभी नहीं था। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता यह है कि हमें अपने माता पिता से एक बेसिक बॉडी डिजाइन मिलता है, लेकिन उस डिजाइन में कुछ छोटे छोटे बदलाव भी होते हैं। और जब ये नई पीढ़ी आगे बढ़ती है तो ये बदलाव और भी ज्यादा होते जाते हैं, जिससे हर इंसान अपने आप में एकदम खास बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम अपने आसपास जो भी विभिन्नताएं देखते हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है? क्यों एक ही परिवार के लोग भी एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं? अगर हम अपने आसपास देखें तो पता चलता है कि लोगों में कितनी वैरायटी है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है हमारे कान का निचला हिस्सा, जिसे ईयरलोब कहते हैं। कुछ लोगों में ये फ्री होता है और कुछ लोगों में ये सिर से जुड़ा हुआ होता है। यही छोटे छोटे अंतर हैं जो हमें आनुवंशिकता के नियमों को समझने में मदद करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाया किसने? इसका क्रेडिट जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाने वाले ग्रेगर मेंडल को। उन्होंने साइंस और मैथ्स के अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके बगीचे में उगने वाले मटर के पौधों पर कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए और आनुवंशिकता के बुनियादी नियमों की नींव रखी। मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखने में बड़ा सीधा साधा था, पर उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने एक लंबा और एक छोटा पौधा लिया और उनका क्रॉस कराया। अब हैरानी की बात यह थी कि पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी मीडियम हाइट का नहीं, सब लंबे। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब इन लंबे पौधों ने आपस में प्रजनन किया। उनकी अगली पीढ़ी में यानी F2 जनरेशन में एक चौथाई पौधे छोटे थे। सोचिए, वो छोटा कद वाला गुण जो गायब हो गया था, वो अचानक से वापस आ गया। यही वो बड़ा सवाल था जिसने मेंडल को सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे, तो दूसरी पीढ़ी में ये छोटे पौधे कहाँ से आ गए? आखिर वो छोटा कद वाला गुण गया कहाँ था? और इसी रहस्य ने उन्हें एक बहुत बड़ी खोज की तरफ धकेल दिया। इस रहस्य का जवाब छिपा था एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में, प्रभावी और अप्रभावी गुण। मेंडल ने कहा कि हर गुण को कंट्रोल करने वाले दो कारक होते हैं, जिन्हें आज हम जीन के अलग अलग वर्जन कहते हैं, और इनमें से एक कारक दूसरे पर हावी हो सकता है, मतलब उसे दबा सकता है। तो यहां पर फंडा यह है कि लंबापन एक प्रभावी यानी डोमिनेंट गुण है। इसका मतलब है कि अगर पौधे के पास लंबेपन यानी टी का सिर्फ एक भी जीन है तो वो लंबा ही दिखेगा। दूसरी तरफ छोटापन एक अप्रभावी यानी रिसेसिव गुण है। ये तभी दिखाई देगा जब पौधे के पास छोटेपन टी के दोनों जीन मौजूद हों। अब ये स्लाइड देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। F1 पीढ़ी के पौधों में लंबेपन टी और छोटेपन टी दोनों के जीन थे, पर वो दिखते लंबे थे क्योंकि टी डोमिनेंट है। जब उन्होंने आपस में प्रजनन किया तो उनकी संतानों में क्या क्या कॉम्बिनेशन बने? टीटी, टीटी, और टीटी वाले पौधे लंबे हुए और सिर्फ टीटी कॉम्बिनेशन वाला पौधा ही छोटा हुआ। और इसी वजह से हमें वो 3 लंबे और एक छोटे पौधे का अनुपात मिला। मेंडल ने यह सब तब खोज निकाला था जब डीएनए और जीन के बारे में कोई जानता तक नहीं था। तो चलिए अब जरा मॉडर्न साइंस की नज़र से देखते हैं कि मेंडल के ये कारक असल में है क्या। जिन्हें मेंडल उस जमाने में कारक कह रहे थे, आज हम उन्हें जीन के नाम से जानते हैं। यही जीन वो इन्फॉर्मेशन पैकेट्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे गुणों को लेकर जाते हैं। तो जीन है क्या? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। ये हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें एक खास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, और यही प्रोटीन फिर ये तय करता है कि कोई गुण कैसा दिखेगा, जैसे पौधे की हाइट या हमारी आंखों का रंग। अब ये जीन सेल में ऐसे ही तैरते नहीं रहते, वे क्रोमोसोम नाम की संरचनाओं पर बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप क्रोमोसोम को जीन की एक लाइब्रेरी या एक किताब समझ सकते हैं जो सारी जानकारी को संभाल कर रखती है। हमें क्रोमोसोम का एक सेट अपनी माँ से और एक अपने पिता से मिलता है, और यही हमारे जेनेटिक मेकअप की नींव है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह है। डीएनए के अंदर जीन के रूप में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हमारी कोशिकाएं इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती हैं और एक खास प्रोटीन बनाती हैं। हर प्रोटीन का एक खास काम होता है, जैसे कोई हार्मोन बनाना,
जो पौधे को लंबा करे, और जब ये प्रोटीन अपना काम करता है तो हमें वो गुण बाहर दिखाई देता है। सिंपल। चलिए अब इन सारे रूल्स को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर लगाकर देखते हैं, और वो भी हम इंसानों के केस में कि किसी बच्चे का लिंग यानी वो लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है। हम इंसानों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पर जो 23वां जोड़ा है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वही सारा खेल बदल देता है। महिलाओं में ये एक परफेक्ट मैच होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम यानी XX। वहीं पुरुषों में ये एक मिसमैच जोड़ा होता है, एक X और एक छोटा Y क्रोमोसोम यानी XY। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर बच्चे को अपनी माँ से हमेशा एक X क्रोमोसोम ही मिलता है, क्योंकि उनके पास देने के लिए सिर्फ X ही है। तो बच्चे का लिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि पिता से कौन सा क्रोमोसोम आता है। अगर पिता से X क्रोमोसोम आता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XX और नतीजा होता है लड़की, और अगर पिता से Y क्रोमोसोम आता है तो कॉम्बिनेशन बनता है XY और नतीजा होता है लड़का। तो साइंटिफिकली बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता से आने वाले क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात, गुण जीन के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इन जीन के अलग अलग वर्जन होते हैं, कुछ डोमिनेंट, कुछ रिसेसिव। और सबसे दिलचस्प बात ये कि हम इंसानों में बच्चे का लिंग क्या होगा, ये पिता से मिलने वाले X या Y क्रोमोसोम से तय होता है। तो अगली बार जब आप किसी फैमिली मेंबर में अपनी कोई झलक देखें तो याद रखिएगा कि आप उन जीन्स की एक अनोखी कहानी का हिस्सा हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे जीन हमारा ब्लूप्रिंट हैं, तो हमारी पहचान का कितना हिस्सा असल में हमारे DNA में लिखा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।